बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीन के मामले पर बुलाए जाने वाले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुल्क की सियासी मामलात के पेश नज़र खासी मुतनाज़ हो गई है। सियासी मुखालिफिन हों, सहाफ़ती हल्के हों, साबका अदवार में ख़ारिजी अमूर पर गहरी निगाह और बड़े ओहदे रखने वाली शख्सियात हों, बेशतर को ऐसा लगता है कि पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ और ही थे। और इस बात का अंदाज़ा इस खबर से भी लगाया जा सकता है कि कल की कॉन्फ्रेंस में जब 2 बार वक्फा हुआ तो मौलाना की मुलाकात नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से करवाई गई, जिसमें SCO कॉन्फ्रेंस समेत बिलखुसूस आईनी तरमीम पर खुलकर बातचीत हुई। जरा ये भी बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है। JUIF आईनी तरमीम पर अपना मुसव्विदा 2 से 3 रोज में हुकूमती टीम के हवाले करेगी, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपना अपना मुसव्विदा मौलाना के साथ शेयर करेगी। हुकूमत पहले तो रवा हफ्ते ही आईनी तरमीम पेश करना चाहती थी, अलबत्ता अब जराए दावा ये कर रहे हैं कि आईनी तरमीम SCO समिट के बाद पार्लियामान के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के मामले पर स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत भी लिख दिया है, जिसमें इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 के तनाजुर में मखसूस नशिस्तों का जल्द फैसला करने की दरख्वास्त की गई है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर, जो कि 29 घंटे लापता रहने के बाद इतवार की शब ड्रामाई अंदाज में KP असेंबली में नमूदार हुए थे और उसके बाद जो उन्होंने कहानी सुनाई थी उस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ साथ रहनुमा भी खासे नाला हैं। यही वजह है कि आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गंडापुर साहब ने फिर से तकरीर की, जिसमें उन्होंने सारी एपिसोड की मजीद डिटेल्स बताई और साथ ही साथ ये भी कहा कि जुबानी PTI के नजरिए के साथ मुनाफत करे, अल्लाह उसे गर्क करे। हम अपने तमाम गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करवाएंगे। उन्होंने वफाक को भी धमकी देते हुए कहा है कि अगर IG इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो हम उसे हटाने के लिए वफाक पर दोबारा धावा बोलेंगे। आज के प्रोग्राम में यही जानेंगे कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में वफाक और KP जारी महाजराई में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि PTI ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करने का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए मौलाना को राजी कर लिया है। और जजेस के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट जजेस के इख्तलाफात खत्म करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। क्या है ये मामला, इस समेत दीगर मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब, बैरिस्टर हसनैन अली चौधरी साहब, साकिब बशीर साहब और इन सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब के साथ। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि कल जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई फ़लस्तीन के मामले पर, इसकी आड़ में जो कुछ हुआ 2 वक्फों के दौरान, वो कहानी भी अब खुलकर मंजर आम पर आना शुरू हो गई है। ये भी बता दीजिए कि जब SCO समिट का इजलास होगा, जिसके बाद कोशिश की जा रही है कि हुकूमत इस आईनी तरमीम के मामले को टेबल करने जाएगी, तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि मौलाना की स्टैंडिंग कहां पर है? और क्या आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोगों ने एहतजाज कर लिया, जलसे जुलूस कर दिए, नेक्स्ट आप लोगों की हिकमत अमली क्या है, किस तरीके से इस मामले को रोका जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, मौलाना की अपनी सियासत है, तहरीक इंसाफ की अपनी सियासत है, और जहाँ तक तरमीम की बात है तो जो मतलूबा स्कोर चाहिए गवर्नमेंट को वो उनके पास नहीं है। अच्छा, अगर मौलाना उनके साथ मिल भी जाए तब भी उनको 2-3 बंदों की जरूरत पड़ेगी। तो ये अब इम्तिहान है तहरीक इंसाफ के ऊपर भी, उनके मेंबरान के ऊपर भी, कि वो कायम रहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि वो कायम रहेंगे। बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं। और किस किस्म की ऑफर्स आ रही हैं यूसुफ ज़ई साहब? देखिए, तो मीडिया के ऊपर चल रहा है, आपको पता है कि गोलियां लग रही हैं सब, और ये तो कोई पहली बात तो नहीं है कि पहली बार इस तरह हो रहा है। सिर्फ माजी में आप देखें तो सेनेट के इलेक्शनों के अंदर इस तरह की गोलियां लगती रही हैं। लेकिन बहरहाल ये एक इम्तिहान है सब लोगों के ऊपर, क्योंकि ये अमेंडमेंट सिर्फ तो इस सियासी नीलामी के माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने रहनुमाओं को, अपने MNAs को किस हद तक समेटे हुए है? देखिए, जो मुश्किलात से गुजरे हैं और मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े रहे हैं, तो वही तो यही है कि इंशाल्लाह ताला आइंदा भी वो खड़े रहेंगे। और ये जो पैसा है इसके लालच में नहीं आएंगे, क्योंकि कमिटमेंट नजर आ रही है लोगों की। और इंशाल्लाह में पूरी तरह उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने हर हरब इस्तेमाल किया, और इस वक्त जो कार्रवाइयाँ हो रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो सारा प्रेशर है। अच्छा, और लोगों को मजबूर करने की कोशिश हो रही है कि देखें तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ भी नहीं है और हमारे पास ही सारी ताकत है। लेकिन ये ताकत शायद इससे पहले भी लोगों ने इस्तेमाल की है। जनरल मुशर्रफ सबसे ज्यादा पावरफुल थे किस जमाने में, लेकिन बाद में उनको भी जाना पड़ा। तो ये ताकतें वगैरह कुछ वो नहीं है। इंशाल्लाह ताला
लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, एक तरफ अब ताकत का इस्तेमाल जब हम बात करते हैं तो ताकत तो आपके वोटर्स ने, आपके कारकुनान ने भी बहुत दिखाई। अब जो हुआ इस वीकेंड के दौरान डी चौक पर जो कुछ भी होता रहा, कुछ गिरफ्तारियां, कुछ क्या मैं कहूँगी बहुत गिरफ्तारियां मिलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से। खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप तो हमें नजर आती है, पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हमें नजर नहीं आती। और ऐसे में अगर कोई लीड कर भी रहा है, अली अमीन गंडापुर साहब, तो जो कुछ हुआ, जो एपिसोड उनकी हुई, कहीं से गायब होते हैं, कहीं पर नजर आते हैं, अब बड़ा एक मायूसी से फैल गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान के दरमियान। देखें, ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ में बड़ी मायूसी है। ये सारा गवर्नमेंट का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, कोई मायूसी नहीं है। आज भी अगर इमरान खान ऐलान कर दे तो उससे ज्यादा लोग निकलेंगे। इसकी वजह ये है कि लोग किसी के फॉलोअर्स नहीं है, सिर्फ इमरान खान के फॉलोअर। ये जहन से कोई निकाल ले कि कोई ये कहे कि जी किसी ने क्या कर लिया, कोई किधर चला गया, ये सारी गलत बातें हैं। इमरान खान के साथ लोगों की मोहब्बत है और जब वो दोबारा जब भी वो ऐलान करेगा लोग उसी तरह निकलेंगे। आपने देखा है। लेकिन सर, अगर बार बार अली अमीन गंडापुर साहब गायब होते रहेंगे, बार बार वो मंजर आम पर आते रहेंगे, तो बचपन में आपने भी कहानी सुनी होगी, शेर आ गया, शेर आ गया। फिर जब तीसरी बार कोई बुलाएगा तो फिर कोई नहीं आएगा। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने कौन सी कमी दिखाई है? इतने 2-3 दिन तक मुसलसल वो इस फस्तायत का मुजाहरा करते रहे, फस्तायत का मुकाबला करते रहे। जो फस्तायत हुई उनके खिलाफ आपने देखा, शेलिंग हुई, रोकने की कोशिश हुई, मोटरवे को खोदा गया, ये सारी चीजें थी, उन्होंने मुकाबला किया। और ये आप देखें कि हुकूमत में है वज़रा और वो कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट समिट हो रही है, अमन अमान की आपने कहा ना जिस तरह से कर लूं, ये वो वज़रा हैं जो इश्तियाल दिलाते रहे पूरे दौर में। आप देखें, जिस दिन से हमने ऐलान किया, बजाय इसके कि गवर्नमेंट एंगेज करती हमारी लीडरशिप को, उनसे कहती कि जी आप ये करे वो कर, लेकिन एकदम सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती है। कभी कहते हैं अटक पार करके दिखाओ, कभी कहते हैं जी डी चौक आकर दिखाओ। तो मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर ने बड़ी हिम्मत की है कि वो अटक पार भी किया है, डी चौक भी किया है। उसके बाद क्या हिकमत अमली अपनानी थी? जाहिर है वो अपने लीडर से जरूर गाइडेंस लेनी थी उन्होंने, क्योंकि हमारी ज्यादातर लीडरशिप जो MNAs हैं उनको इंस्ट्रक्शन थी कि वो ना जाए। अच्छा। तो डेफिनेटली उसमें से ज्यादातर लोग, कोई सदर है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई, तो लीडरशिप तो यही थी ना। ये अक्सर लोग कहते हैं लीडरशिप गायब थी, गायब नहीं थी। देखिए, ये इमरान खान के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा। और हमारी ये एक हिकमत अमली है। अच्छा। अगर आप लीडर के बगैर इतने लोग निकल सकते हैं तो अगर लीडर आ गया तो आप क्या समझते हैं कितने लोग निकलेंगे पाकिस्तान? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों की हिकमत अमली इस एतबार से भी थी कि आप लोग किसी सूरत नहीं चाह रहे थे कि वो जो बचे कुचे लोग अब लीड कर रहे हैं फ्रंट फुट पर आकर, वो भी गिरफ्तार हो जाएं और जेलों में महसूर होकर रह जाएं। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमारे दीगर मेहमान भी आपको सुन रहे हैं। मैं बुखारी साहब अब आपसे ज़रा जानना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि कल जो फ़लस्तीन के मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, अब आप हर जगह भी देखें, हम छोड़ दें सोशल मीडिया क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आप सीनियर सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुने, आप उसके अलावा जो सियासी मुखालिफिन हैं आप उनकी बात करें, ये भी छोड़ दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की, साबिका ब्यूरोक्रेट्स की गुफ्तगू आप सुने। लग ऐसा रहा है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन के मामले पर सिर्फ एक बहाना था, लेकिन बैकडोर कुछ और ही हुआ। क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम की इब्तदाई में भी कहा कि जब 2 ब्रेक्स आई तो उस दौरान जरदारी साहब से भी मौलाना साहब की मुलाकात हुई और फिर उनकी मुलाकात जो हुई वो नवाज शरीफ साहब से भी हुई, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद एक एग्रीमेंट हो गया है कि किस तरीके से आईनी तरमीम के मामले को आगे लेकर बढ़ा जाएगा। देखिए, जब भी इस तरह की APCs हुई हैं माजी में भी, वो मैंने कवर भी की हैं, और वो जो पीछे बैकड्रॉप में मीटिंग्स हो रही होती हैं उनके बारे में भी ख़बरें फ़ाइल की हैं। इस APC का मकसद था कि हमारी कौम की जानिब से एक मैसेज जाए सॉलिडारिटी का गज़ा के मज़लूम अवाम के लिए, और वो मैसेज गया 1 साल बाद। इसका पर्पज़ 1 साल बाद, 1 साल बाद कह लीजिए। इसमें हमारी नेशनल असम्बली से भी मैसेज गया, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एग्री करता हूँ जी, 1 साल बाद बहुत डिलेड था। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें, इट वाज एन एक्सीलेंट स्पीच एट द UN
बड़ी अच्छी स्पीच थी, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। और अनफॉर्चुनेटली फिर अगेन पीटीआई जिसको होना चाहिए था, यही बहाने होते हैं जिस पे हम मेरे जैसे बंदे जमहूरियत पसंद या वो लोग जो डायलॉग के बड़े हामी हैं, हम लोग ये कहते हैं कि इन्हें कोई ना कोई बहाना मिलना चाहिए मिल बैठने का। और ये एक ऐसा कॉज था कि इस पे पीटीआई की फेस सेविंग भी हो सकती थी कि एक बिल्कुल, मैंने भी कल यही गुफ्तगू की थी कि ना आप किसी मेन मेंबर को भेज दें, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दें। एग्जैक्टली। तो कॉज तो वो सर्व हो गया, आपकी तरफ से एक सॉलिडेरिटी का मैसेज भी चला गया। ये जो साइडलाइन पे मीटिंग्स होती हैं, मेरे ख्याल में ये होती रहती हैं और उसमें पॉलिटिकल मसलन माजी में भी इस तरह की 2-3 एपीसीज हुई, उसमें भी यही था। चूँकि मुल्क हमारा अनफॉर्चुनेटली हमेशा किसी ना किसी पॉलिटिकल डेडलॉक का शिकार रहता है। यानी मुशर्रफ दौर में एपीसीज जो हुई तो उसमें साइडलाइन पे ये गुफ्तगू हो रही होती थी जनाब आप जान कैसे छुड़वानी है। उससे पहले भी जो होती रही, मियां नवाज शरीफ के दौर में जब 97 वाला दौर था, कू से पहले का, उसमें भी एपीसी हुई तो साइडलाइन पे गुफ्तगू ये होती थी कि इनसे कोई बातचीत कर लें। हालांकि एजेंडा ये होता था कि जनाब इनके खिलाफ हमने मूवमेंट चलानी है। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर मौलाना की हो गई मुलाकात नवाज शरीफ साहब से, सदर आसिफ जरदारी से, आपको लगता है मौलाना मान गए? मुझे ये लगता है कि मौलाना ने जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक तो मौलाना ने उन्हें कहा कि जनाब चूंकि मैं अकेला हूँ, गफूर हैदरी साहब आए हैं, हम 2 बंदे हैं, पार्टी की आदत से हम बात करेंगे। दूसरा, हमारा अपना जो ड्राफ्ट जो हमने किया है वो तकरीबन कंप्लीशन के करीब है, वो हम आपसे शेयर करेंगे, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। सो मैं नहीं कहूँगा कि मौलाना अभी मान गए हैं। मेरा ख्याल है कि वो अपना ड्राफ्ट जो है वो सबमिट करने के बाद फाइनल जैसे मौलाना की अपनी खुद की भी एक ख्वाहिश रही है, सियासी ख्वाहिश में इसको कह सकती हूँ, एक मुस्बत अंदाज में कि 25 अक्टूबर के बाद इस मामले को टेबल किया जाए तो जरा ज्यादा बेहतर हो सकता है कि थोड़ा सा डिले भी उनकी तरफ से अब जो वो मुसवदा पेश करेंगे आपकी एससीओ के बाद करेंगे, उसके बाद नेगोशिएशंस होंगी और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है वो जो 25 अक्टूबर वाली आप बात कर रही हैं, मैं उससे 200% इत्तेफाक करता हूँ कि वो टेबल जो है वो 25 के इर्द गिर्द ही होगा या 24 को या 26 को। इस मामले पे जरा साकिब बशीर साहब की भी राय लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जितने भी अहम केसेस हैं उसके ऊपर उनकी गहरी निगाह होती है। साकिब साहब फरमाइएगा, एक जो कहा जा रहा है कि एक मुलाकात हुई है जस्टिस याहिया आफरीदी साहब और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के दरमियान, और कहा यह गया है कि उन्होंने जो एक तलखी बढ़ी हुई है जजेस साहिबान के दरमियान उसको कम करने की कोशिश भी करते हुए नजर आए हैं। क्या खबरें हैं, आपके पास क्या खबर है, और ये मामलात आपको लगता है कि बहुत देर है या फिर ये अभी भी मामला जो है वो बेहतर तरीके से अफहाम तफहीम से हल हो सकता है? पहली बात तो ये है कि जो जजेस के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आती रही हैं गाए बगाए, वो कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं हैं कि कोई उनका आपस में कोई जायदाद का मसला हो, कोई पैसों का लेन देन का मसला हो या इस किस्म का कोई जो है वो मतलब कोई मामला हो। वो प्योरली उनके जो इंटरनली सुप्रीम कोर्ट की जो वर्किंग है इंटरनली उससे मुतल्लिक हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 20 सितंबर को ऑर्डिनेंस जारी किया था, इनमें इख्तलाफात में शिद्दत तब आई। और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि फुल कोर्ट बुलाएं, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि फुल कोर्ट बुलाएं, और ऑर्डिनेंस को अगर आप इस तरह अडॉप्ट कर लेंगे तो कल जो गवर्नमेंट है वो 2 माह बाद एक नया ऑर्डिनेंस करेगी, फिर 2 माह बाद एक नया ऑर्डिनेंस करेगी कि अब जो है वो हमने फलां केस लगाना है, अब हमने फलां को फिक्स करना है। तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बिल्कुल जो बुनियादी उसूल है उसके खिलाफ है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से देखने की जरूरत है। इसमें सुलह होना ना होना मैटर नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि जो ये 63A वाला मामला था, इस पे तकरीबन कंसेंसस है कि 63A में जो अदालतें हैं या आइन के किसी भी आर्टिकल में रीराइट नहीं कर सकती, और इस केस में भी रीराइट नहीं होना चाहिए था। इसमें कंसेंसस है सबका। मसला सिर्फ ये था कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जिनके जो है वो 20 से 25 दिन जो है वो बाकी रह गए थे,
उन्होंने इस केस को सुना और उस वक्त सुना कि जिस वक्त गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि ये केस इसमें फैसला आए और फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल जाए। अच्छा साहब, यहाँ पे एक और सवाल मेरा ले लीजिएगा। देखिए 63A के हवाले से फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है मौजूद अदालत है और वो चाहेगी कि उनके दिए गए फैसलों पर मिनोवन अमल भी किया जाए। हुकूमत इस फैसले पर तो अमल दरामद करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन एक मामला मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी है कि जिसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया है। मुझे ये बताएगा ये दोनों मामलात कितने वेल कनेक्टेड है, और दूसरा ये भी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना जरूरी हो चुका है कि उसके फैसले चाहे जैसे मर्जी हो, अगर वो आईन और कानून के मुताबिक है तो हुकूमत उसे मानेगी और उनको मनवाना सुप्रीम कोर्ट का काम भी है। अच्छा, वो पहली बात मैं मुकम्मल कर लूँ कि वो इंटरनली ऐसी कुसूला का मामला यही है। सिंपल सी बात है, जजेस ने कहा फुल कोर्ट बुलाएं, चीफ साहब मेरे ख्याल है फुल कोर्ट बुला लें तो चीज़ें वैसे ही जो है बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जो ये 63A के बाद जो रास्ता खोला गया है, ये जब फ्लोर क्रॉसिंग होगी सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो हरफ आएगा और सुप्रीम कोर्ट को याद भी रखा जाएगा। तो इसमें सुलह वाला मामला सिर्फ यही है कि फुल कोर्ट बुलाए। दूसरी बात जो आपने की, ये तो गवर्नमेंट की वो नीयत को जाहिर करता है ना कि 63A का फैसला आता है, सुप्रीम जो गवर्नमेंट कहती है जबरदस्त फैसला है और आउट क्लास क्या जनाब आइन और कानून का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया गया है और 5 जज फैसला करते हैं। मखसूस नशिस्तों में फुल कोर्ट का फैसला आता है, फुल कोर्ट का फैसला है, मतलब जब फुल कोर्ट बैठी हुई हो अक्सरियती फैसला भी फुल कोर्ट का फैसला होता है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई ये नशिस्तें आपने इसको देनी है। उसको 12 जुलाई से लेकर आज तक नहीं माना। और अभी जो आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन में आज स्पीकर कौमी असम्बली ने और सूबाई असम्बली के जो पंजाब के स्पीकर हैं उन्होंने भी खत लिखा है और इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास भी तलब कर लिया है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं ये कोई अच्छी प्रेसिडेंट नहीं है और इसके नुकसानात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर फैसला है, उसको इलेक्शन कमीशन ने इंप्लीमेंट करना था और इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से सारी चीजें जो है वो यहाँ तक जो है वो एक खबर के साथ मैं उस पर कानूनी माहिराना राय ले लूं। बैरिस्टर हसनैन चौहल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, साकिब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अब दूसरा खत लिखा गया स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से। अब मुमकिन है कि कल इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इजलास बुलाता भी है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। जो अभी तक हम लोग कॉन्डक्ट देखते आए हैं इलेक्शन कमीशन का, उसका टिल्ट तो हमें हुकूमत वक्त की तरफ नजर आता रहा है। अब मुझे ये बताएगा, एक प्ली भी लगी हुई है इसी मामले पर, मखसूस नशिस्तों के मामले पर, क्या कोई फैसला करने का मजाज है इलेक्शन कमीशन अगर कल कोई करता भी है फैसला मखसूस नशिस्तों के मामले पर, और क्या ये तौहीन अदालत नहीं होगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहाँ प्राइमरली मसला कोई और है। अच्छा। मसला ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। यहाँ अदलिया के अंदर और पार्लियामान के अंदर एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है, यहाँ एक फैसला अदलिया देती है, बीट लार्ज बेंच और वॉट एवर इट मे बी। मैं कहता हूँ हाई कोर्ट के जजेस को भी बैठा लें, बट जो पार्लियामान है वो जहां कानून साजी करनी चाहिए वो कानून तो नहीं बना रही, लेकिन जस्ट टू अनल द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस पास होते जाते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आप ये देखिए, उसके साथ साथ ये भी है जजेस जो हैं वो पार्लियामान को नीचे दिखाना चाह रहे हैं। और अब तो हम इस नहज पे पहुंचे हुए हैं जहां आप सर्टन जजेस को डिविएट करने के लिए कि सिर्फ आपके मुकदमे जो हैं वो कुछ जजेस के पास न लगे, आप एक पूरी आईनी नई अदालत बना रहे हैं इस मुल्क के अंदर। So this is a mockery with the nation overall. कानून जो है उसको बनाना पार्लियामान का काम है। अगर पार्लियामान एक कानून बना देता है, लीगली इट अनल्स वॉट एवर डिसीजन उससे पहले आया हो। सुप्रीम कोर्ट का काम उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। हमने तो यहाँ ऐसे ऐसे फैसले भी देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के जहाँ CCPO की तकर्री के अंदर आपके इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसलों की आप बात ना कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बैरिस्टर साहब, मैं यही जानना चाह रही हूँ, इस मुल्क में पहले भी फैसले हुए ना कि 90 रोज के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने थे, लेकिन हमने देखा कि वो फैसला भी हवा हो गया। अगर ये इस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं करवा पाते खुद भी सुप्रीम कोर्ट, तो सर हम किस किस्म की मिसालें जो है, ये किस किस्म की तारीख जब जजेस छुट्टी पे चले जाएं एक फैसला देकर ताकि उसका रिव्यू ना लग सके, तो अब इसमें आई एम सॉरी टू से इस इमाम में सारे नंगे। हु इज सफरिंग? द नेशन। ठीक है, हम सफर कर रहे हैं। आपका अभी देखिए जो आपकी आईनी तरमीम आ रहे हैं,
ठीक है, इतनी रात के अंधेरे में मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आते कभी नहीं देखी। अरे भाई लोगों को बताओ, स्टेक होल्डर्स हैव नॉट बीन टेकन ऑन बोर्ड, ठीक है। आपने सारी तरह में, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं बिल्कुल आपको अगर नॉन बायस अगर आपको अपना तज्जिया दूं तो आपने 3 से 4 जजेस को डिविएट करने के लिए, क्योंकि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल सकी, क्योंकि नाउ दे आर हैविंग एन एप्रीहेंशन कि मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ आ जाएंगे, सो नाउ दे वांट टू हैव अ सुप्रीम कोर्ट व्हिच परहैप्स, जिसकी सुप्रीम कोर्ट भी हो लेकिन उसके हाथ में इख्तियार ना हो। तो करो क्या, एक आईनी अदालत बना लो। अरे सुप्रीम कोर्ट तो खुद आईनी अदालत है। जब आप आर्टिकल आप कह रहे हैं कि आईनी अदालत का कायम इतना भी जरूरी नहीं है? नहीं जी, आईनी अदालत, जब आप हाई कोर्ट के अंदर रिट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199। हाई कोर्ट का जज जो है उसकी तैनाती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट में आप दस्तूर के आर्टिकल 184(3) में जाते हैं। अगर आपने मैक्सिमम कुछ करना ही था तो जिस तरह कंपनी बेंच होता है, सिविल बेंच होता है, क्रिमिनल बेंच होता है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते हैं। आपने सिर्फ सर्टेन जजेस को डिविएट और बाईपास करने के लिए यू हैव एक्चुअली मेड एन एंटायर न्यू कोर्ट। ठीक है, चलो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक बड़ी अच्छा नुक्ता उठाया है जिस पर मैं बुखारी साहब आपकी भी टेक लूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए बजाय इसके कि एक आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए। और अगर बेंच बना दिया जाए तो क्या उससे मामलात हल हो सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर भी एक सवाली निशान आ जाएगा ना कि क्या काजी फायज़ ईसा साहब उस बेंच को हेड करेंगे या फिर कोई और जज उस बेंच को हेड करेगा? स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल में छोड़े गए थे मुबशिर बुखारी साहब के लिए, और ये इस नुक्ते का आगाज़ किया था बैरिस्टर साहब ने। व्हाट इफ़ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन जाती हैं, ये एक बेंच बन जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आईनी अदालत का क़याम ही अमल में लाया जाए, तो क्या मामलात हल हो जाएंगे? मगर शर्त, वो कहते हैं ना कि शर्त एक होनी चाहिए कि काजी फायज़ ईसा तब भी उस बेंच को लीड नहीं करेंगे, उसको हेड नहीं करेंगे। बुखारी साहब, यू टेक। अच्छा, सबसे पहले तो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, आपके प्रोग्राम में एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले मेरे 3 मोहतरम दोस्त आए हुए थे जो यहाँ पे तकरीर कर रहे थे, और फिर मेरा फिक्रा भी एक मुकम्मल नहीं होने दिया। मैंने उसमें भी अर्ज़ की थी कि अगर काजी फायज़ ईसा ने एक्सटेंशन ना ली, वैसे तो एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं कहाँ से जनरेट हुआ है, जो मैक्सिमम हो सकती है वो रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। हसनैन साहब बैठे हैं, साकिब बशीर साहब इधर बैठे हैं। अगर अमेंडमेंट आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है, उसको हेड करते हैं, तो एक्सटेंशन नहीं होगी, वो रीअपॉइंटमेंट होगी टेक्निकली। तो मुझे वो भी नहीं लगता कि ऐसा कोई सिनेरियो हो। तो आपके प्रोग्राम में मैंने उन 3 दोस्तों को कहा, वो गुस्सा भी कर गए कि अगर इस तरह ना हुआ तो आप माफ़ी मांग लीजिएगा, क्योंकि हम उस प्रोग्राम में लेकिन री अपॉइंटमेंट पर मेरा एक छोटा सा एक मौक़िफ़ ले लीजिए कि सर जी कान ऐसे पकड़ें वैसे पकड़े, बात एक ही। अभी देखिए 2 जजेस की रीअपॉइंटमेंट हुई है एडहॉक की बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। हमने उस पर तो कोई शोर नहीं मचाया कि ये जजेस को क्यों रीअपॉइंट किया गया एडहॉक बेसिस पे। सो मेरा ख्याल है कि जो ना पॉलिटिकल इंटेंट है पीछे, क्रिटिसिज्म के भी और फेवर के भी, दोनों तरफ की बात करो। लेकिन मुझे लगता है कि ये कम अज़ कम काजी फायज़ ईसा की हद तक होने नहीं जा रहा है। जहाँ तक आपके सवाल का पहला हिस्सा है, 2008 में मैंने पहला आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने रिमाइंड करवाया मुस्लिम लीग नवाज को, जिसमें पीपल्स पार्टी को रिमाइंड करवाया जी COD में आपने मेंशन किया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेंच हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल का हल नहीं हो सकता। आप केसेस की तादाद देखिए, आज आप क्या डिस्कस कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस, दोनों आपने कंपैरिजन किया। कौन सुन रहा है? सुप्रीम कोर्ट। मतलब वो जजेस जो इतनी हैवी सैलरीज लेते हैं, जिनका काम है कि अवाम को रिलीफ दें, अवाम की पिटीशन सुने, वो किसकी पावर कॉरिडोर। लेकिन आखिरी बात तो कर लेने दीजिए। आप ज़रा जर्मन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका मुतालिया कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में भी अगर आ गया तो फ़ायदा होगा। ठीक है, वैसे इन ऑनगोइंग डिबेट है, मुझे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है, लेकिन आप कहते हैं कि आपने कुछ ऐड ऑन करना था। यहाँ फेडरल शरिया कोर्ट भी एक बनी हुई है इस्लामाबाद में, एक खाली सी बिल्डिंग है जिसके अंदर कुछ साहिबान सुबह 9 बजे आके 9:15 चले जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी आप देखिएगा कि आखिर यही होगा। ठीक है, और मेरी अगली बात भी सर आप याद रखिए, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर केसेस कौन से जाएंगे? यही जो इधर पेंडिंग। तो आज जो आप अपने लिए कर रहे हैं, कल को वो भी जो एलिवेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर आप जो चल रही है गुफ्तगू, अगर जस्टिस याया अफरीदी को 4-5वें नंबर से ले जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ बना देते तो कल की हुकूमत को 11वें नंबर का जज उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ बना देते। चलिए ठीक है, पॉइंट्स आप दोनों के आगे, मुझे जरा प्रोग्राम में आगे बढ़ने की इजाजत दें।
अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से पर्टिकुलरली मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि एक कहानी थी, मैं ब्रेक में बैरिस्टर साहब भी सुना रहे थे कि क्या हाल कर दिया आप लोगों ने लाहौर का। मैं निकला था रास्ते में ऑफिस पहुंचने के लिए, और कहाँ से होता वो मैं न जाने आया। उनकी खबर में फिर थोड़ी बहुत मुझे सदाकत नजर आ रही थी, क्योंकि उन रास्तों से मैं भी रोज गुजर कर आती हूँ। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने स्टोरी सुनाई थी ना हफ्ते के रोज, वो ना तो उनके कारकुनान से हजम हो रही है, ना ही उनकी अपनी पार्टी के दीगर मेंबरान से हजम हो रही है। लेकिन अलबत्ता इन तमाम तर एपिसोड के दौरान कल एक इंटरव्यू आया रऊफ हसन साहब का एक प्राइवेट टीवी चैनल पर। उनकी बातें सुनकर, उनकी गुफ्तगू सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ना मुस्बत होने जा रहा है। क्या कह रहे थे वो मैं चाहती हूँ आप लोग जरा से सुने, फिर इसके ऊपर हम डिबेट करते हैं। अच्छा, ये तो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, लेकिन इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से में काशिफ अब्बासी साहब हमारे सीनियर हैं, उन्होंने एक जुमला भी कहा, एक सवाल पूछने का कि तो क्या बर्फ़ पिघल रही है। उनका कि शायद हाँ ऐसा हो सकता है। और आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब ने केपी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर ये भी कहा था अपनी तकरीर को दौरान कि मुस्तकबिल में कुछ अच्छे फैसले होने जा रहे हैं। साकिब बशीर साहब जरा ये बताइएगा, जो कुछ भी हफ्ते के रोज हुआ, जो कुछ एपिसोड हुई, कारकुनान या फिर लीडरान मुख्तलिफ तौजीहात पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में आपको, चले मेरा ख्याल से शायद वो मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं, कहा गया कि लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं बैरिस्टर साहब आपको लग रहा है मामला को देखते हुए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बर्फ पिघल रही है, क्योंकि जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं, लगता है कुछ सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है, उसके बाद ये लोग डी चौक पर जाते हैं। देयर इज अ साइकोलॉजिकल डिलेमा जिसमें वो कहते हैं कि इंसान एक झूठ बोलता है और उसके बाद एक बीमारी है जिसके ऊपर वो अपने झूठ पे यकीन करके उसी को सच समझने लग जाता है। अच्छा, एंड that's when the propaganda starts, you see. जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब की बात है, मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के जो डी चौक पे जिन लोगों ने पत्थर खाए, जिन लोगों ने फिर से पुलिस की लाठियाँ खाई। मुझे 9 में याद आ गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब इमरान खान साहब ने आके कहा कि मेरा तो उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चे जिनकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री बर्बाद हो गई, वो बच्चे जिनके वीज़ाज़ कैंसिल हो गए, जो आज तक मुकदमा भुगत रहे, जिनको ये नहीं पता हमने मिलिट्री कोर्ट में जाना है या ATC में ट्रायल कराना है, जिसके पीछे उन्होंने किया, जिसके पीछे उन्होंने आपकी जो थी अस्करी तनसीबात के ऊपर जाके हमला किया, जब वो लीडर आके कह देता है कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, सो वे डू द स्टैंड। सेम गोज ओवर है। एक लश्कर लेकर आए, ठीक है, लश्कर लाके जब वक्त आया कि आपको सामने लीड करना है, जनरल हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, यू सी, ठीक है, तो आप जाकर सो गए 8 घंटे के लिए, और उसके बाद आपने इस्लामाबाद से KP तक के 12 ज़िले बना दिए। यू नो, एक वही है ना, एक स्टोरी है, वो स्टोरी की जिसको कोई भी बाशऊर आदमी एक्सेप्ट नहीं, हजम नहीं कर पा रहा है कि कैसे है, मतलब ये सवाल अभी तक हमारे ज़हनों में, और खुद कल रऊफ हसन साहब भी इसका मुकम्मल तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि हम एक बेहतर मौके की तलाश में हैं कि इस चीज़ को हमने कब रिवील करना है। साकिब बशीर साहब, आप मुझे इजाज़त दीजिए, इस्लामाबाद में ऐसा क्या हो रहा है, या ऐसा कहीं पर क्या चल रहा है कि वाकई में ऐसा लगे कि अली अमीन गंडापुर साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबते हैं, और ये राबतों का ही तवातुर था कि वो एक बार फिर से जुलूस के दरमियान से गायब हो गए और फिर नमूदार होते हैं, और फिर वही होम्योपैथिक स्पीच। एक तो जो कहानी है अली अमीन गंडापुर की, वो समझ से बालातर है। इसको जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको कुछ न कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। कल भी मैंने लिखा था, आज भी, कि जो इमरान खान साहब हैं उनके केसेस 190 मिलियन पाउंड केस, उसकी समाअत होनी थी कल, और आज तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी थी। तो कल जो समाअत होनी थी, परसों रात को जो एक कन्वे होता है मैसेज, जो लीगल टीम है, उस लीगल टीम की जानिब से एडजर्नमेंट की एक दरख्वास्त तैयार की जाती है। अगले दिन वो दरख्वास्त जो है वो दायर होती है, और उसमें यह लिखा जाता है कि क्योंकि शंघाई तावन तंजीम का इजलास हो रहा है 3 दिन, तो इसलिए जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो हाई अलर्ट है, तो 17 अक्टूबर तक केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए। वो अदालत, जिस अदालत में उनकी 3 दिन भी अर्जन नहीं होता था, वहाँ 12-14 दिन, मतलब 2 हफ्ते के लिए केस जो है अर्जन कर दिया गया। और परसों कल सुबह जब एहतसाब अदालत के सामने जो लीगल टीम थी खान साहब की, वो खड़ी थी, तो दूसरी तरफ नैब भी खड़ा था। तो अदालत ने नैब से पूछा आपको कोई एतराज तो नहीं है? उन्होंने कहा बिल्कुल कोई एतराज नहीं है हमें, बिल्कुल आप 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दें। जो नैब 2 से 3 दिन से ज्यादा जो है मुलतवी नहीं करने दे रहे थे और चाह रहे थे जल्दी जल्दी निपटाया जाए। आज भी केस मुलतवी हुआ है, कल भी हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं एक और 9 मई के केसेस है वो भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ
نہیں اب یہ اسیسمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو حالات ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں بیہائنڈ دا سین کہیں نہ کہیں چل رہی ہیں جو ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور ایک چیز آپ مانیں گے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے بعد یہ آئینی ترامیم کا پیکج والا معاملہ چلا گیا ہے, وگرنہ سپٹمبر کے اینڈ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں ہر صورت امینڈمنٹس والا جو بل ہے وہ ٹیبل کر دیا جائے گا. اب جو ہے وہ یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد معاملہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کی بنیاد پر یہ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. باقی علی امین گنڈا پور کی جو سٹوری ہے, جو خیبر پختونخوا ہاؤس پہ توڑ پھوڑ ہوئی, پھر جو سیل کیا گیا, یہ وہ سوالات ہیں, میرا خیال ہے ان کے جوابات آنے چاہیے. یہ ایک عجیب سی صورتحال جو ہے وہ بن رہی ہے, اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ 24 گھنٹے تک کہاں رہا, وہ کہتے ہیں کبھی وہ جو ہے وہ کسی جگہ چھپے رہے, کبھی وہ ٹریل سے گئے, یہ خبر آئی کہ وہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پر گئے. پھر انہوں نے کہا کہ 12 ضلع میں جو ہے وہ, اب علی امین گنڈا پور کلمہ پڑھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 12 ضلع میں کراس کر کے آیا. میں تو پرسوں سے 12 ضلع گن رہا ہوں کہ یہ 12 ضلع اسلام آباد سے لے کر پشاور تک کون سے بنتے ہیں. ہم سب بھی یہی گر رہے ہیں, بھیسر صاحب بھی یہی کہتے ہیں. میں سر کی بات کا جواب دے گا. سر آپ کی بات بالکل بجائے جی, اگر میں اس کا جواب دے سکوں تو ایکچولی ریاست جو ہے نا وہ ایک شخص جو کہ سزا کاٹ رہا ہے جیل کے اندر, ٹھیک ہے, اس کے ہاتھوں اتنی لاچار ہوئی پڑی نظر آتی ہے کہ ان کو اپنا سسٹم ہالٹ کرنا پڑا. اسلام آباد میں نہ تو صرف 3 دنوں کی چھٹی دینی پڑی, بلکہ یہ شخص وہ ہیں سر کہ جنہوں نے جب بھی پاکستان کی ترقی کا نام, سر میں جواب, مجھے 1 سیکنڈ سن لیں سر 1 سیکنڈ اجازت دیتا ہوں. سر جب پہلی دفعہ چائنیز پریمیئر پاکستان نے آنا تھا پریزیڈنٹ نے 2014 میں, تو سپریم کورٹ کی انہی دیواروں پہ شلواریں لٹکی ہوئی تھیں. سر جب ابھی IMF کی ہمیں ملنی تھی تو ہم نے خط لکھنے شروع کر دیے. سر اس کے بعد جب تیسری دفعہ پارٹ 2 ہے آپ کا سی پیک کا, تو پھر سے سر جب بھی پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ آنے لگتی ہے تو کیوں سر یہ جو ہے یہ انتشاری ٹولے جو ہیں یہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. سر میرا پلیز دوسرا سوال, اپنی حکومت کے اندر تو آپ نے سی پیک کے پورے پروگرام کو صرف جو پیسے لیے تھے آپ کو پتہ ہے واپس کرنے تھے, یہ کوئی خیرات نہیں تھی. آپ نے اپنی قوم کو کس چیز کے پیچھے لگایا کہ پاکستان کی سمندروں کے اندر سے تیل نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, کہاں گئی وہ سعودی آئل ریفائنری جو تھی. سر ایک بھی اگر چیز مکمل ہوئی تو مجھے بتا دیں GDP کہاں گئی, ٹھیک ہے, سر آپ کی فورن انڈیکس کہاں گیا. تو سر میرے خیال میں جب بھی آپ کو نہیں لگتا ہے پاکستان کی تھوڑی سی کچھ بہتری ہونے لگتی ہے تو ہم اسلام آباد کے اندر کوئی ایسا ڈی چوک میں بھر دیتے ہیں کہ پتھر چلنے شروع کر دیتے ہیں اور 144 لگ جاتی ہے. بیرسٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سوالات ہیں وہ ان کی پارٹی کا اگر ترجمان ہوتا تو وہ جواب دے دیتا. میں لیگلی جو ہے وہ چیزیں وہ ڈسکس کروں گا ضرور. ایک جو بڑی وجہ ہے جو یہ احتجاج اور یہ وہ جو پینک ہے سچویشن میں, اس کی ایک وجہ ہے آئینی عدالت حکومت بنانا چاہتی ہے. اس آئینی عدالت کے اس کے جو اختیارات ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگانی ہوگی تو وہ آئینی عدالت لگائے گی. پہلا چیف جسٹس, پہلے جو ججز ہیں وہ حکومت تعینات کرے گی. تو یہ ایک حکومت کے جو نیک نیتی اس میں نظر نہیں آتی کہ وہ جو اپنے جج لگا کر کہیں پوری پولیٹیکل پارٹی کو اٹھا کر جو ہے گھر نہ بھیج دیں. یہ ان کو جو ہے وہ مسئلہ ہے. جو میری بات ہوئی ان کی لیگل ٹیم سے کہ کیوں وہ بار بار جو ہے وہ چڑھائی پہ آتے ہیں, کیوں آئینی ترامیم وہ کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر کے بعد آپ لے کر جائیں, یا آئینی ترامیم میں آپ جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کر چلیں. ایک آخری بات میں کروں گا کہ آئینی جو آئین ہے اس کو آپ نے امینڈ کرنا ہے تو ایسے امینڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مال غنیمت سے وہ لی ہوئی مخصوص نشستیں کو پریشرائز کر کے وہ شامل کر کے کریں. 63A فلور کراسنگ کے ذریعے آپ آئینی ترامیم کریں, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کنسنسس کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے بات کر کے چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے. کراسنگ کے اندر سے سوری میں ایک چھوٹی سی بات کروں, کانسیپٹ آف فلور کراسنگ صرف اور شو کاز نوٹس پہ واپس لائے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے جو یہ آپ کے لیڈر نے کہہ دیا کہ میں یہ کہوں گا آپ اس کو فالو کر رہے ورنہ یو آؤٹ آف دا پارٹی. کسی کا اپنا دماغ بھی ہوتا ہے. ہمارا MNA کو ہم نے جو ووٹ دے کر پارلیمان میں بٹھایا ہے وہ ہماری آواز کے لیے بٹھایا ہے. اگر وہ دماغ اپنا استعمال کر کے اس کو اپنے شعور سے اس کو لگتا ہے میں پارٹی لیڈر از ناٹ ایکچولی فالوئنگ دا رائٹ پاتھ, سو کیا اس کو منفر ہو جانے سے اس کے کیا فلور کراسنگ ہوگی؟ وہ اپنا شو کاز میں جواب ڈسکشن ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ماضی میں جو سینٹ الیکشن ہوئے اس وقت بزنجو صاحب نے کیا کہا کہ وہ کون سے کس کے لوگ تھے, پھر جو وہ جو کیمرے لگے ہوئے تھے جب ماضی میں PTI کے اور پھر یہی پارلیمنٹ ہے, یہی پارلیمنٹ ہے جہاں پر ہمیں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں وہ سب کچھ غلط ہو رہا تھا, غلط ہو رہا تھا.
आज भी गलत, वो गलत आज भी नहीं होना चाहिए, तब भी गलत मासी का गलत आज भी दुरुस्त नहीं हो सकता। ठीक है साकिब बशीर साहब, पॉइंट आपका आगे, मेरे पास गिनती के 2 मिनट है। हमारे यहाँ मैं एक सिर्फ एक बात करूंगा, हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड दिया जा रहा है ना कि नहीं वो हमारा जो नुमाइंदा है वो बड़ा ही इंडिपेंडेंट है, उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं, और मिसालें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी गई अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की कि वहां पर फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत है। क्या वहां पे थ्रेट्स होते हैं? क्या उनको लालच दिया जाता है? क्या वहां सिंध हाउस होता है? क्या वहां पे छांगा मांगा होता है? क्या ये सारी चीजें वहां पे होती हैं? हमारे यहाँ क्या है, लोगों को उठा लिया जाता है, एमएनए उसको उठा लिया जाता है, लापता है, पता ही नहीं है। उठा ली जाती है, उठा ली जाती है। की मैं बात कर रहा हूँ, छांगा मांगा और सिंध हाउस के साथ साथ आप जहांगीर तरीन का जहाज बोल रहे हैं, ये भी कहिए क्या यूरोप में नहीं, मैं बिल्कुल ऐड करें, बिल्कुल जहांगीर तरीन का जहाज भी ऐड करें इसमें, और भी कुछ है वो भी ऐड करें। मैं बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर बात कर रहा हूं, बिल्कुल मैं पॉलिटिकल पार्टी, ये गलत है। उसका जहाज भी नहीं होना चाहिए, ना सिंध हाउस होना चाहिए। बिल्कुल जो हमारा सिस्टम है पार्लियामानी सिस्टम, इसमें थ्रेट्स का, लोगों को उठाना, लापता करना, बेशक एमएनएज की अभी रिसेंटली आपने क्या देखा, हमारी पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां हुई हैं। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। मैं मुख्तसर ये कहूंगी कि ना छांगा मांगे की सियासत होनी चाहिए, ना जहांगीर तरीन का जहाज होना चाहिए, और ना ही आजाद हैसियत में सेनेटर्स मुंतखब होने चाहिए कि जिनको पता ही ना हो कि वो सेनेट में किसके वोट से पहुंचे हैं। आप सभी मेहमानों का अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।